सो बच्चों, मैं सुधांशु शेखर और आपका स्वागत है शेखर साइंस ट्यूटोरियल में। हम लाइव प्रोसेस के अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहला में आपने देखा क्या, इंट्रोडक्शन लाइव प्रोसेस का, साथ में प्लांट न्यूट्रिशन। सेकेंड वीडियो में आपने देखा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थर्ड वीडियो में आपने देखा प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन। और अब जो हम फोर्थ वीडियो देखने जा रहे हैं दैट डील्स द ट्रांसपोर्टेशन। और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम इसी वीडियो में आपके इस चैप्टर का अंत कर देंगे, यानी कि एक्सक्रीशन भी हम इसी चैप्टर में एंड करने वाले हैं। सो बहुत अच्छे तरीके से समझिए। हमारा हार्ट का जो इमेज है उसको देखकर हंसिएगा नहीं, क्योंकि जब हम समझाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। इसलिए मैंने आपके समझने के लिए ही इस तरह का इमेज फॉर्म किया है। सो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट यानी क्या, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, ट्रांसपोर्ट, आना जाना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा जब तक कोई व्हीकल उसको कैरी नहीं करे। सो ट्रांसपोर्टेशन किसको ट्रांसपोर्ट करना है? तो सबसे पहले तो हमने जो खाना खाया है, हमने जो भोजन किया है, उसमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे उसको हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड। हमने जो ब्रीद किया, हमारे लंग्स ने जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया, उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक सेल तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड। तो यानी ट्रांसपोर्ट कौन हुआ? ब्लड। कहाँ पहुंचा रहा है? सेल तक। सेल क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन कराएगा। क्या बनेगी? एनर्जी को हर बॉडी के हर एक हिस्से तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड। वहीं रिएक्शन से कुछ वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट तैयार होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ जाएगा? ब्लड में। ब्लड उसको कहाँ पहुंचाएगा? किडनी तक। किडनी उसको बॉडी से बाहर कर देगा। तो यानी आप क्या देख रहे हो कि कुछ भी हो, ये हो गया, फिर वेस्ट किडनी तक गया, अगर वो तो क्या था? नाइट्रोजनस वेस्ट। और इधर आपका CO2 बनेगा, उसको कहाँ तक पहुँचाया जाएगा? दैट इज़ द लंग्स तक भी कौन लेकर आएगा? ब्लड। यानी कुछ भी लेकर आने या लेकर जाने की बात है शरीर के अंदर, तो कौन लेकर आएगा, कौन लेकर जाएगा? ब्लड। दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ब्लड का हमारा मेन फंक्शन क्या है? तो कह रहा है कि इट्स अ फ्लूइड, इट्स अ इम्पॉर्टेंट फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ने का काम करता है। इसके एंजाइम्स उसके पास, उसके एंजाइम्स उसके पास, यानी किसी से किसी को अगर सरोकार है तो बीच में मेडिएटर की भूमिका कौन निभाएगा? ब्लड। इम्पॉर्टेंट फ्लूइड दैट इज ब्लड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी सिर्फ बॉडी पार्ट्स को पहुंचाएगा ही नहीं, वहाँ से जो फिर वेस्ट वगैरह जो तैयार हो, काम की चीज़ और वेस्ट दोनों को उठा करके फिर उसको अपने अपने जगह पर पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? ब्लड। टेम्परेचर रेगुलेशन, वी आर द वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। तो रेप्टाइल्स, इंसेक्ट लाइक जो एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड। बट हमारा बॉडी टेम्परेचर, हम कहते हैं कि हमें बुखार आ गया, क्यों आ गया? थर्मामीटर लगाते हैं तो बताया जाता है कि जो टेम्परेचर रहना चाहिए था उससे ज़्यादा है, यानी हमें बुखार लग, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है? फिक्स। सो वी आर वार्म ब्लडेड, सो वी हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और इसको कौन मेंटेन करेगा? ब्लड। नाउ कंपोजिशन, ब्लड कैसे बना है? तो कह रहा है कि इसमें एक लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, जिसका परसेंटेज अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 55% होगा।
55% ब्लड प्लाज्मा, जो कि इसका लिक्विड पार्ट होता है। अब सॉलिड पार्ट क्या है? सॉलिड पार्ट है आरबीसी, जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी जो फाइट करता है हमारे बॉडी को आने वाली बीमारी से बचाने का काम करता है। बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में इन कर जाए तो उसको पटक करके क्या करेगा? मार देगा। और अगर खुद मर गया तो बीमार हो जाएंगे हम। अगर ये मार दिया तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस कुछ इन किया था। सबसे पहली लड़ाई डब्ल्यूबीसी की होगी। नाउ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हैं? ये प्लेटलेट्स जो है वो हमारे खून को जमाने का काम करते हैं। जैसे कोई छोटा सा कट हो जाए या बड़ा सा कट हो जाए तो वैसे जगहों पर हमारे लिए सबसे सीरियस इशू क्या होता है कि ब्लड को रोका जाए। अगर ब्लड नहीं रुका और डॉक्टर्स तक पहुंचने में हमें देर हो जाए या डॉक्टर के पास हम पहुंच भी गए और ब्लड नहीं रुक पा रहा है, दैट इज़ द मोस्ट सीरियस कंडीशन। यानी जब तक ब्लड नहीं रुकता है तब तक उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। बहुत ज़रूरी है कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का मौजूद होना, जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, क्योंकि ब्लड को क्लॉट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये जो ब्लड है ये रहते कहाँ हैं? तो प्लेटलेट्स के बारे में आप जान गए कि ये, अब हम इसको मिटा देते हैं या थोड़ा सा देख लें। तो कह रहा है कि ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में तीन तरह के होते हैं। एक क्या हुआ? आर्टरीज। लाइक सपोज करो कि ये हमारा आर्टरीज है, आर्टरीज है। नाउ दिस वन, ये कहाँ पहुँच गया? दैट इज द वेन्स। वेन, ये हमारा आर्टरीज था और ये हमारा वेन है। अब इसके बीच ये क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर कैरी करेगा, क्योंकि हार्ट से जो पंप हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड अब क्या होगा? हाई प्रेशर के साथ ये टिश्यू एंड सेल्स के बीच में क्या होंगे? बट जाएंगे और उसके बाद यूज्ड होते हुए फिर क्या होगा? ये वेन में पहुंच गए, यानी ऑक्सीजन यूज हो गया और ये CO2, यानी ब्लड आर्टरीज और वेन्स ये कभी मिलते नहीं हैं। ये मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन द टिश्यू एंड द सेल्स, टिश्यू एंड द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ। हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए कि यहाँ पर जो होगा दैट इज द कैपिलरीज। कैपिलरीज, यहाँ पर कैपिलरीज होगा, यानी आर्टरीज और वेन्स जब भी मिलते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। और आर्टरीज और वेन्स डायरेक्ट कभी नहीं मिलते। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैपिलरीज फाइन ब्लड वेसल्स और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या होगा? हार्ट टू बॉडी की तरफ, ये बॉडी टू हार्ट की तरफ मूव करेंगे। नाउ प्लेटलेट्स हम जान गए। अब हम हार्ट की बात करेंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं तो आपको ये समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। हम ह्यूमन हार्ट की बात करने वाले हैं, बट उससे पहले हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ नहीं बल्कि बहुत तरह के जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्म का हार्ट एक तरह का नहीं होता। जैसे ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम बताने वाले हैं आपको कि ये 4 चैम्बर का हार्ट है। ये आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। और ये चारों चैम्बर जो है इनका बड़ा ही रोल है, का अपना बड़ा ही इम्पोर्टेंट
रोल है। सो दैट इज द पल्मोनरी वेन। नाउ हम ह्यूमन हार्ट की बात करने वाले हैं। तो हम कह रहे थे कि बहुत सारे जीव हैं जिनके हार्ट अलग अलग चैम्बर होते हैं। जैसे फिश की अगर हम बात करें तो फिश में 2 चैम्बर का हार्ट होता है। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस यानी वैसे जीव जो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इनके पास 3 चैम्बर और उससे ज़्यादा चैम्बर का हार्ट हो सकता है। फिश में 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं। बट अभी जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले आप इसको बाय फिगर समझ लीजिए। बाय फिगर समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि ये हमारा 1, दिस इज़ द 2, 3 एंड दिस इज़ द 4। ये 4 चैम्बर का हमारा हार्ट है। ये सेप्टा है, यानी ये चैम्बर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दिस वन। और ये इस तरह से हमारा चारों चैम्बर क्या हो गया, तैयार हो गया। हालांकि ये हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये पता नहीं चलता है। लेकिन चलिए हम देख लेते हैं इसको। नाउ अब क्या हुआ कि हमारा बॉडी, जो हमारे बॉडी से फाइनली ब्लड जो है, किस तरह का ब्लड, दैट इज द CO2 युक्त ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन कर गया कहाँ, राइट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। हमारा ब्लड जो है वो इन कर गया हमारे राइट एट्रियम में। अब क्या है कि हमारा जो हर एक चैम्बर है वो जस्ट एक इस तरह से एक भाल्व लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह से एपिग्लॉटिस देखे थे ना, सो इस तरह का भाल्व लगा हुआ, यानी ब्लड ये जो वेसल्स हैं जो बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ डाल रहा है, इन द राइट एट्रियम यानी फर्स्ट चैम्बर। तो फर्स्ट चैम्बर में जो ब्लड जा रहा है वो जा तो सकता है बट वापस लौट नहीं सकता। वो क्या होगा, भाल्व बंद कर देगा। तो इस तरह से हर एक चैम्बर में इस तरह के भाल्व हैं कि ये 1 डायरेक्शनल, ये जब भी फ्लो करेंगे तो क्या होगा, 1 डायरेक्शनल फ्लो करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आ गया, फर्स्ट चैम्बर, दैट इज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से अब हमारा ब्लड कहाँ चला गया, दैट इज द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, ये हार्ट हमारा 4 भाग में बटा हुआ है, 2 ऊपर वाले जो हैं सो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और 2 नीचे वाले चैम्बर जो हैं सो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले हमारा ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो चला गया कहाँ, वो चला गया आपके लंग्स के अंदर। कहाँ, लंग्स में एल्वोली था, क्या था, एल्वोली। ये क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी CO2 को छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में। लंग्स में जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू होकर जाएगा दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि दैट इज द वेना कावा, यानी सबसे पहले आप दिखा दो बॉडी, बॉडी से कहाँ चला गया, फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट,
ऑफ फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, दैट इज द राइट एट्रियम। अब यहाँ से हमारा ब्लड चला गया कहाँ, सेकेंड चैम्बर, सेकेंड चैम्बर। हाँ, यहाँ हमें दिखाना था, दिस इज कॉल्ड वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा। बॉडी से हमारा ब्लड कहाँ आया, फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, दैट इज द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। अब वहाँ से आ गया हमारा ब्लड सेकेंड चैम्बर में, दैट इज द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो कहाँ चला गया, दैट इज द लंग्स। जो ब्लड वेसल्स थे दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या था, तो CO2 युक्त ब्लड था। अब यहाँ से फिर हमारा ब्लड निकल गया, यहाँ क्या हुआ, CO2 को बाहर कर दिया गया, ऑक्सीजन को अंदर कर लिया गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई। अब हमारा जो O2 है वो फिर से आ गया कहाँ, दैट इज द थर्ड चैम्बर, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम, थर्ड चैम्बर, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ से फिर हमारा ब्लड चला गया फोर्थ चैम्बर, फोर्थ चैम्बर, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से फिर ब्लड निकला और कहाँ चला गया, हमारे बॉडी में। तो इस चक्र को समझिए फिर से। हमारे बॉडी में जो यूज्ड ब्लड था, यूज्ड ब्लड, वो आ गया फर्स्ट चैम्बर, दैट इज राइट एट्रियम, सेकेंड चैम्बर राइट वेंट्रिकल। अब पल्मोनरी आर्टरीज से निकल गया, यानी हार्ट से निकल गया, कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज की घटना हुई और फिर से ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो आ गया थर्ड चैम्बर, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। वहाँ से आ गया फोर्थ चैम्बर, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, और अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो आप क्या देखें कि टोटल जो हमारा जो हार्ट था उसमें हमारे हार्ट में दो बार ब्लड ये इन करता है, एक बार यहाँ थ्रू द वेना कावा और दूसरी बार यहाँ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन। वहाँ पल्मोनरी आर्टरीज था, यहाँ पल्मोनरी वेन्स है। ये क्या होगा, यहाँ से फिर से क्या हो रहा है, हार्ट में इन कर रहा है, यानी हमारा ब्लड जो है वो एक बार और यहाँ पर दूसरी बार, दो बार हार्ट में इन कर रहा है। इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। एक बार बॉडी से हार्ट में इन कर रहा है, दूसरे बार लंग्स से हार्ट में इन कर रहा है। सो अब क्या है कि यहाँ से जो हमारा फोर्थ चैम्बर से जो, दिस इज कॉल्ड ऑर्टा, दिस इज कॉल्ड ऑर्टा, दिस इज कॉल्ड ऑर्टा। यानी ये ऑर्टा क्यों बोलते हैं इसको, चूँकि ये हार्ट से जब पंप किया जाता है ब्लड, वो काफ़ी फोर्स में ब्लड होता है। इस ब्लड वेसल्स का जो थिकनेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि हार्ट के प्रेशर से कहीं हमारा ब्लड वेसल फट ना जाए। इसलिए इनके जो ब्लड वेसल्स का थिकनेस होता है ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और फिर जैसे जैसे ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या हुआ कि एक से दो बन गए,
2 से फिर 3 बन गए। इस तरह से धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर जो है जैसे जैसे हार्ट से दूरी बढ़ती जाती है ये पतले होते जाते हैं, प्रेशर घटती चली जाती है। सो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ऑर्टा, जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के निकलेगा। सो हम लोग आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स समझ ही चुके हैं। अब आपका रह गया सिर्फ लिम्फ क्या है। सो इसको हम मिटा रहे हैं। आप देख सकते हो, अगर यहाँ क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, सिंपल है। यहाँ पर हम कुछ तीर का निशान लगा दे रहे हैं कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में ब्लड एक्चुअली इन कर रहा है। तो बॉडी से वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, यहाँ से लंग्स चला गया, लंग्स से थर्ड चैम्बर, से फोर्थ चैम्बर और फिर अगेन थ्रू द ऑर्टा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न है। हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें हम लंग्स भी दिखाए हैं, जिसमें हम बॉडी भी दिखाए हैं। इसको आप थोड़ा सा और डेकोरेट करके और बढ़िया बना सकते हो। ओके अब हम देखेंगे लिम्फ। तो लिम्फ है क्या, लिम्फ है क्या? तो कह रहा है कि लिम्फ जो है वो ब्लड से, आप क्या करो कि ब्लड से आरबीसी को अलग कर दो। आरबीसी को अलग कर दो, क्या बच गया? प्लाज्मा, प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसी। तो एक्चुअली प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी यही तो है हमारा लिम्फ। ये क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज द, यही तो है हमारा लिम्फ, विच इज कलरलेस। चूंकि आरबीसी हट गया ना, ये क्या कर देता? रेड कलर प्रोवाइड कराता। तो आरबीसी हट गया, अब ये क्या हो गए? कलरलेस हो गए। सो प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। होता क्या है? आर्टरीज, आर्टरी। सपोज कीजिए अभी जस्ट हम सेम टाइप का पिक्चर दिखाए थे कि कुछ इस तरह से दिस इज द वेन, दिस इज द वेन। अब क्या है? यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कैपिलरीज के थ्रू ये क्या हो गए? सेल्स टिश्यू के बीच में ये चले गए, सेल्स और टिश्यू के बीच में चले गए। जितने भी सेल टिश्यू होते हैं वैसे भी आप उसके चारों तरफ क्या होते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। इसको क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक वेसल, जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं, जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं। दिस इज द टिश्यू फ्लूइड, दिस इज द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड एक्चुअली बेसिकली जो आपका लिम्फ है दैट इज द लिम्फ कैपिलरी। ये सारे क्या हैं? लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड हैं ये कहाँ फ्लो करेंगे? लिम्फ कैपिलरी में। और ये क्या है?
टिश्यू सेल्स जिसके चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जा रहा है, दैट इज द लिम्फेटिक वेसल्स। अब क्या है, यहाँ क्या है, लो प्रेशर। लो प्रेशर। सो अब हमने क्या देखा कि यहाँ आर्टरीज है जहाँ काफ़ी प्रेशर है, और वो प्रेशर तो क्या हुआ कि यहाँ से बहुत फाइन कैपिलरीज, यानी इसमें आपका आरबीसी जो है वो इन नहीं करता। यानी कौन इन कर रहा है, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। जितने भी टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं उसके चारों तरफ लिम्फ भरे होते हैं। मतलब क्या होता है, टिश्यू और डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा वो सारे सेल्स और टिश्यू को घेरे रहते हैं। यानी वहाँ कोई भी बैक्टीरिया पहुँच जाए तुरंत उससे फाइट करना शुरू कर देंगे। सो इन टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, और ये लिम्फ कैपिलरी में ट्रैवल करते हैं। लिम्फ कैपिलरी यानी बहुत पतले पतले नस होते हैं, बहुत पतले। सो टिश्यू सेल्स, और फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन वेसल्स नज़र आएंगे जिसमें आपका जिसको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। यानी ये लिम्फ, ये कलरलेस जो मटेरियल है यानी डब्ल्यूबीसी या जो प्लाज्मा है, ये आपस में ट्रैवल करते रहते हैं। और यही कारण है कि यहाँ हम दिखा सकते कि जो आर्टरीज का जो प्रेशर होगा वो रेड कलर से कुछ रेड कलर का अपीयरेंस होगा, और यहाँ रेड कलर का अपीयरेंस हो रहा है, यहाँ क्या होगा, ब्लू कलर का अपीयरेंस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ब्लू कलर का अपीयरेंस हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ CO2 रीच हो जाएंगे, CO2 रीच हो जाएंगे। यहाँ क्या था, ऑक्सीजन रीच था, और इन बिटवीन जो है वो ग्रीन कलर में अपीयर होंगे। यानी कुछ इस तरह से कि यहाँ तक कि पहले क्या हो रहा था, रेड कलर में अपीयर हो रहे थे, धीरे धीरे आरबीसी का साथ छूटता गया और ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गए। जब यूज्ड ब्लड यानी सेल द्वारा यूज्ड वेस्ट मटेरियल CO2 जब रिलीज़ किया गया, ये धीरे धीरे क्या हो गए, ब्लू कलर में अपीयर होते चले गए। फाइनली जो आर्टरीज होते हैं या जो हमारे वेन्स होते हैं ये कभी आपस में मिलते नहीं हैं, ये मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज, और उसी बीच में आपका आरबीसी का रोल नहीं होता। दे आर द लिम्फ कैपिलरीज जो कलरलेस इन कलर होते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है इनको, यही लिम्फ होते हैं जिसमें आरबीसी का रोल नहीं होता। कुछ प्रोटीन्स तो होते हैं लेकिन आपका जो मैक्सिमम हिस्सा होता है दैट इज़ द डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा का होता है। यही होता है हमारा प्लाज्मा। तो लिम्फ क्या था, एक्चुअली लिम्फ हमारा क्या था, सो लिम्फ था हमारा बेसिकली प्लाज्मा, थोड़ा सा प्रोटीन एंड फुल ऑफ डब्ल्यूबीसी, बहुत सारा डब्ल्यूबीसी, यही था हमारा लिम्फ। मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ पर समझने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आर्टरीज से टिश्यू में चले गए ब्लड, और ब्लड यूज्ड होने लगे। यूज्ड होते होते पहले क्या थे, ये रेड कलर में अपीयर हो रहे थे, फिर ग्रीन कलर में अपीयर होने लगे, और फाइनली जब बहुत सारा वेस्ट क्रिएट होने लगा तो ये वेन्स में ट्रांसफ़र होते चले गए और ये ब्लू होते चले गए। वैसे भी आप देखते हो कि ये क्या है, ब्लू कहने का मतलब हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसी व्यक्ति को सांप या कोई भी जहरीला चीज़ काटता है तो उसकी बॉडी ब्लू कलर में अपीयर होने लगती है। सो दैट इज दिस वन। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा लिम्फ से आगे बढ़ते हैं। लिम्फ से आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द, अब हमें जानना है कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। आप देखते हो किसी व्यक्ति को आप कुछ बताओ और वो अचानक से आग बबूला हो गया, लग रहा है कि जैसे उसकी सांसें फूलने लगी। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है, जो हार्ट हमारे ब्लड को पंप करते हैं
तो पंप करते, हम किसी चीज़ को धक्का दें तो क्या करेगा, उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। सो हमारे जो एक फोर्स क्रिएट होता है किस पर, थ्रू द ब्लड, किनके ऊपर, दैट इज द वॉल ऑफ वेसल्स, वॉल ऑफ वेसल्स, इसी को तो हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिनमें आर्टरीज, यहां पर प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द वेन्स। आर्टरीज, चूंकि हार्ट पंप कर रहा है डायरेक्ट कहाँ, आर्टरीज में, तो आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में क्या होते हैं, ब्लड लौट रहा होता है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। अब क्या है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर यानी कि हमारा जो ब्लड पंपिंग रेट होता है दैट इज़ द 120 mm ऑफ Hg बाई 80 mm ऑफ Hg, यानी ये डॉक्टर की भाषा है, हमें फ़िलहाल पता है कि 120/80। अब ये डॉक्टर समझते हैं, तो ये 120 जो होता है वो हम पहले ही कह रहे हैं कि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर कम होता है। सो ये 120, ये 80 mm ऑफ Hg। नाउ इनको हम जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं यानी ब्लड प्रेशर को, दैट इज कॉल्ड SpHyGMO, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। आप देखते हो कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बेल्ट जैसा फीता लगा देते हैं और वो अपने स्टेथोस्कोप का भी हिस्सा हो सकता है उसके अंदर दबा दें और ब्लड उसको पंप किया जाता है, एयर फिलिंग। जब वो टाइट हो जाता है तो डॉक्टर चेक करते हैं कि एक्चुअली इनका ब्लड प्रेशर क्या है। सो अगर ज़्यादा है ब्लड प्रेशर तो हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाई बीपी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। अब ये होता कैसे है, तो होता क्या है कि जब हमारे अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जिससे कि हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनका थिकनेस क्या होता है, कम हो जाता है। थिकनेस क्या होता है, कम हो जाता है। नतीजा कि एक इतने मोटे पाइप में जो पानी जाना है, अगर हम पाइप को इससे पतला कर देंगे तो पानी क्या होगा, थोड़ा और ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा, यानी ब्लड हार्ट का जो पंपिंग रेट है वो क्या होगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ द हाई बीपी, दैट इज़ द हाई बीपी, जिसको हम कहेंगे कि हाइपरटेंशन। क्या हुआ था, हमारे आर्टियोल्स जो थे, आर्टरीज जो थे वो सिकुड़ गए थे और वो ब्लड फ्लो को क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन हार्ट ने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा पंप करना शुरू कर दिया कि ठीक है हम स्पीड बढ़ा देते हैं, तुम सिकुड़ गए हो तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं और हमें तो उतने ही समय में ब्लड पास करना है। और ऐसे में क्या हो सकता है कि कई बार हमारे जो आर्टरीज हैं वो रैप्चर कर सकते हैं, रैप्चर टूट सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग पर ब्लड चढ़ सकता है, ऐसी कुछ भी घटना हो सकती है। सो हमें हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, शरीर को भी नॉर्मल ढंग से चलने दीजिए और इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर में नहीं जाइए। ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको बंद करके चलते हैं क्या, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पे। थोड़ा सा प्लांट को देख लें कि वो अपना भोजन और पानी का सप्लाई जो है वो कैसे हैंडल करते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट।
सो ये हो गए हमारे प्लांट। अब क्या हुआ, यहाँ से हमने निकाला एक स्टेम, यहाँ से हमने निकाला एक लीफ, अब इन चीज़ों को समझने के लिए अब समस्या दो तरह की है, इसको हम थोड़ा सा और ठीक करेंगे। क्योंकि यहीं पर आपका बन रहा है फूड मटेरियल और यहीं पर है हमारा स्टोमाटा, जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा, अब यहाँ से अब इनको फूड डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो सो दिस इज जाइलम और इसको मान लीजिए फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड सप्लाई कहाँ, इस डायरेक्शन में, यानी लीव्स से लेकर के रूट तक, और जाइलम दैट इज द वाटर सप्लाई। तो क्या होगा, ये आपके रूट से लीव्स तक का सप्लाई होगा। अब इसको बड़े ही ढंग से समझ लीजिए। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो स्वाभाविक है कि ये जो लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टोमाटा कंटेन करता है। स्टोमाटा क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से फूड तैयार हो रहा है। तो यानी वाटर के क्या हो रहे हैं, यूजेज हो रहे हैं। वाटर का जब यूज़ होगा तो इनके पास वाटर एक लिमिट में है। ये क्या करेगा, अपने आगे वाले सेल से वाटर खींचेगा, वो अपने आगे वाले सेल से वाटर खींचेगा। इस तरह से सेल टू सेल क्या होगा, वाटर अपस्ट्रीम मूव करेगा। सेल टू सेल वाटर क्या है, मूव करेगा। और फाइनली इसी को आप कहोगे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी वाटर जो है वो क्या हो रहा है, रूट से स्टेम की तरफ मूव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर ऑल्सो, रूट प्रेशर। सो छोटे पौध, अगर हमारे प्लांट थोड़े छोटे हैं तो एटीपी भी इन्वॉल्व किया जाता है इन शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट। एटीपी यानी या एनर्जी, क्यों, फॉर मिनरल्स। मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने में, फूड मटेरियल यानी मिनरल्स को अपरूट यानी रूट से ऊपर पहुंचाने में, मिनरल्स को ऊपर पहुंचाने में हम एटीपी का भी इस्तेमाल करते हैं इन शॉर्ट प्लांट। लेकिन जो बड़े प्लांट होते हैं
उनका क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लीफ होते हैं और वो ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी पानी बहुत तेज़ी से क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है। वही लीफ आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके क्या बना रहे होते हैं, फूड बना रहे होते हैं, यानी वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। और उसी वाटर फोर्सेस में जो भी हमारे सॉइल में मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी थे मौजूद थे, उनको क्या कर लिया, पानी अपने साथ लेकर चला गया। यानी बड़े प्लांट्स में एटीपी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि छोटे प्लांट में प्लांट जो है सो अपना एनर्जी भी यूज़ करते हैं टू पिकअप द मिनरल्स। ठीक उसी तरह से ये जो फूड तैयार है दैट इज एक्चुअली द सुक्रोज। एक्चुअली क्या है, सुक्रोज या ग्लूकोज, कुछ भी कर सकते हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब क्या है कि ये जो फूड तैयार हुआ है तो यहाँ भी कुछ हमारा वाटर क्या करेगा, इस फूड के साथ में मिल जाएगा और वो हमारे फूड मटेरियल को क्या करेगा, पूरे प्लांट तक पहुँचाएगा। और फाइनली फिर से क्या होगा, जब हमारा फूड कम और पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पानी फिर से अपरूटेड, यानी वो जाइलम से जुड़ करके और फिर से वापस चला जाएगा। तो इस तरह से अगर जाइलम, दिस इज द फ्लोएम, इस तरह से वाटर साइकिल क्या होती है, चलते रहती है। यानी जाइलम में तो पानी क्रॉस कर ही रहा होता है, तो लेकिन यहाँ से कुछ पानी कहाँ चला गया, फ्लोएम में, जो फूड को लीफ से रूट तक पहुँचाएगा और फिर वो पानी फिर से जाइलम में वापस आ जाएगा। कह रहा है कि जो बरसात में क्या होता है कि द टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड द बर्ड्स विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। अब कह रहा है कि स्प्रिंग सीजन में ये जो फूड मटेरियल होते हैं वो प्लांट बहुत सारा फूड मटेरियल जहाँ तहाँ सेव कर लेता है। नतीजा क्या होता है कि बर्ड्स नए अंग पर, यानी स्टेम्स वगैरह प्लांट में बरसात में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। उसका कारण है कि बरसात के समय में पानी बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट कई हिस्सों में फूड को स्टोर कर लेता है और वही फूड जो है वो नए बर्ड्स के रूप में प्लांट के पास जन्म लेता है। नाउ किस तरह के मिनरल्स, दैट इज द नाइट्रोजन, फास्फोरस। सो अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो यहाँ रूट प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। सो वहाँ ट्रांसपिरेशन, यानी वहाँ वाटर का जो खपत है वो वाटर को क्या कर रहा है, सेल टू सेल अपटेक, यानी सेल टू सेल वाटर क्या हो रहा है, वहाँ यहाँ ट्रांसपिरेशन हुआ, उसने अगले सेल से पानी खींच लिया, इसका पानी उसने खींच लिया तो ये अपने पिछले वाले से, यानी जहाँ ज़्यादा पानी है वो कम पानी की तरफ क्या होगा, मूव कर जाएगा। और इस तरह से रूट के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगी कि वो अपने से बाहर जाकर के सॉइल में मौजूद जो पानी और मिनरल्स है, पानी को खींच लें, पानी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स क्या होंगे, ऑटोमेटिक प्लांट को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जिसमें जाइलम जो है ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं और जो फ्लोएम है वो फूड को लीफ से रूट तक पहुंचाने में, यानी प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। कौन, फ्लोएम फूड को पहुंचाते हैं लीव्स टू रूट और जाइलम वाटर को पहुंचाते हैं रूट टू लीव्स। इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म हो जाता है। सो अब आपका एक छोटा सा और पार्ट बच गया। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सक्रीशन सिस्टम बता देंगे। थैंक यू। हाँ, लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।